Okay, so in today's lecture, actually, this we have to cover in morning session also. Actually, uh, we have to start the next unit, okay, which is unit number two, that is numerical methods. Now, this topic is also okay different, totally different than your unit one. You cannot compare unit one and unit two. Okay, कोई लिंक नहीं है दोनों यूनिट में. यूनिट वन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन या सॉरी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत बेसिक पार्ट चाहिए था. अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो यूनिट टू के लिए कोई प्री रिक्विसाइट्स नहीं है. ओके, कोई आपको 11-12 का नॉलेज नहीं चाहिए. ओके, आपको बस थोड़ा बहुत मैट्रिक्स का नॉलेज चाहिए. ज़्यादातर केसेस में मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बट विदाउट मैट्रिक्स भी ये सारी चीज़ें हो सकती है. अगर आप देखोगे जब मेथड्स में कुछ जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके, बुक में शायद आपको ये विदाउट मैट्रिक्स का पार्ट गिवन होगा. अगर आप निराल या कोई भी बुक रेफर करते हो, मे भी कुछ मेथड या सोल्यूशन आपको बुक में नहीं दिखाई देंगे. ओके, बिकॉज दैट इज द अल्टरनेटिव मेथड. एंड अगर आपने ऑलरेडी M1 या M1 में मैट्रिक्स का पार्ट लर्न किया है, एक्लॉन फॉर्म, वो चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा. ओके, तो सारा मैंने उसमें एडजस्ट किया. ओके, तो इसमें दो अप्रोच थे एक्चुअली. आप एक तो थेरोटिकली जा सकते थे, थेरोटिकल कैलकुलेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन का, लीनियर सिस्टम का. ओके, उसका थेरोटिकल कैलकुलेशन मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, सेकंड बाय थर्ड, ऐसा करके वो कैलकुलेट भी कर सकते थे, या डायरेक्टली उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके मैट्रिक्स का कैलकुलेशन करते हो. तो ऑलमोस्ट सिमिलर है. मैट्रिक्स में लिखो या वैसे थेरोटिकल करो, बट मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया. तो क्या होगा कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपका M1 से लिंक करेगा. बट ओनली मतलब मैट्रिक्स का आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ये यूनिट आपका पूरा कवर हो जाएगा. इसमें ना कुछ डेरिवेटिव आने वाला है, ना इंटीग्रेशन आने वाला है. ओके, वन थिंग इज वॉट दिस यूनिट इज टोटली डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन, योर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी. तो अभी के सेशन में ठीक है आपके पास अभी कैलकुलेटर नहीं होगा. ओके, बट आफ्टर दिस सेशन, ओके, आज के सेशन के बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको देने वाला हूँ इमीडिएटली. दिस इज नॉट फॉर होमवर्क और एनी अदर थिंग, जस्ट फॉर प्रैक्टिस. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाला हूँ. आप वो सॉल्व करो और उसमें से रैंडमली अभी कल का जो लेक्चर होगा उनमें किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी रोल नंबर को वहाँ पे बस स्क्रीन शेयर करके दिखाना है कि उसने कैसे सॉल्व किया. ओके, ये आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक स्कोरिंग यूनिट है. ओके, एटलीस्ट यूनिट वन में आप ये चीज़ में चलो समझ सकता हूँ कि चलो आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, बट इसमें मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें कोई ऐसा प्रीरिक्विसाइट नहीं है. तो ये सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए. स्कोरिंग पार्ट है, जितना ज़्यादा स्कोर हो सकता है आपको इसमें ही करना है. ठीक है, तो इसलिए जितना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये डायरेक्टली मैं कल चेक करूँगा. ठीक है, तो आपको हार्डली एक या दो क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो आपको सॉल्व करके रेडी रहना है. ओके, जैसे ही मैं आपको अगर कल का लेक्चर गूगल मीट पे हो जाता है तो ही बोलता हूँ तो आपको वो आपका आंसर शो करना है. ओके, अगर अपग्रेड पे भी होता है तो लास्ट के 5-10 मिनट में मैं रैंडमली किसी को भी बोल सकता हूँ. तो ये बस इसलिए है क्योंकि मुझे ये देखना है कि आप एक्चुअली कितना कर रहे हो. ओके, सो इन लास्ट 15 और 20 मिनट्स आई विल जस्ट सी योर आंसर. आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो और कितने फास्ट कर रहे हो, क्योंकि टाइम भी मैनेज आपको करना आना चाहिए. तो इसमें मैट्रिक्स आप इसको एज अ प्रीरिक्विसाइट कंसिडर कर सकते हो. एंड सेकंड इज थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए प्रॉपर. ओके, सो दैट यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक. तो जिनका मैनुअल कैलकुलेशन पहले ही वीक है, ओके, इतना प्रॉपर नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से सारा कैलकुलेशन कर सकते हो. इसमें सी आपको टिल दी एंड इंजीनियरिंग फील्ड में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. आप गेट के एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, इन एवरी एग्जाम ओके कैलकुलेटर इज अलाउड. ठीक है, क्योंकि जो आप कैलसी पे करते हो वो आपको खुद मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो या आप पहले डिसाइड करो कि क्या आप मैनुअल अच्छे हो, या अगर आपको मैनुअली फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मिस्टेक होती है हमेशा, तो आप टोटली स्विच हो जाओ और कैलसी पे कैलकुलेशन करो. ठीक है, ओके, सो विद दिस I will start the second unit. Okay, so from unit 1 only one part is remaining, applications of linear differential equation. Okay, and in that there are only I think 2 or 3 applications that we need to cover. Just 1 minute. बनवलंय आपल्याला ठीक.
so okay, I'm talking about unit 1. So from unit 1 only one topic is remaining that I will cover after this unit. Okay, so in this unit 2 numerical methods, see there are two different units in two different branches. Okay, अगर आप मैकेनिकल या अदर ब्रांचेस में अगर आप चेक करते हो, कंप्यूटर में भी ओके उनके सिलेबस में भी न्यूमेरिकल मेथड का यूनिट है, बट उनमें जो मेथड है वो अलग है. ओके, और आपके यूनिट में जो मेथड है वो अलग है, इसलिए आपका यूनिट न्यूमेरिकल मेथड सिविल ब्रांच का वो डिफरेंट है देन दी अदर ब्रांच. एंड इन दिस यूनिट बेसिकली वी हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन और लीनियर सिस्टम. ठीक है, तो जो आपने M1 के टाइम पे किया था, ओके M1 के टाइम पे आपने लीनियर सिस्टम को ही सॉल्व किया था. ओके, उस टाइम पे आपकी मेथड क्या थी? ओके, आपने एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, एंड आफ्टर दैट एक्लॉन फॉर्म के बाद आपने डिसाइड किया था कि यूनिक सोल्यूशन आ रहा है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है. जस्ट बाय द बैक सब्स्टिट्यूशन और बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आपने वो सोल्यूशन कैलकुलेट किया था. ठीक है, या अगर आप रफली बोलते हो तो उस टाइम पे आपकी जो मेथड थी दैट मेथड इज एक्लॉन फॉर्म. ओके, इफ आई स्पीक स्पेसिफिकली, तो एक्लॉन फॉर्म से या एक्लॉन फॉर्म एंड विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने वो सिस्टम का सोल्यूशन कैलकुलेट किया था. तो इस टॉपिक में भी आपको सेम करना है, सिस्टम का ही सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, बट देर आर डिफरेंट मेथड्स. ओके, सो इफ यू कैटेगराइज these methods, so you will find these two different methods. One is a direct method and second obviously the indirect methods. Okay, direct method और indirect method में क्या difference है वो दिया भी है मैंने यहाँ पे. This method produce the exact solution after finite number of steps. See, there are some linear system or linear equations, okay, जिनका आप exact solution नहीं कैलकुलेट कर पाओगे या वो कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं होगा. ऐसे भी कुछ इक्वेशन है, ऐसे भी कुछ लीनियर सिस्टम है जिनका एग्जैक्ट सोल्यूशन, ओके, नॉट अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट सोल्यूशन कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है. इसलिए आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो? इनडायरेक्ट मेथड में. तो वो मतलब इनिशियली कुछ एक सोल्यूशन लेकर आपको स्टार्ट करना पड़ता है, फिर आप अप्रॉक्सीमेट अप टू डिग्री 2 अप टू डिग्री 3 वो सोल्यूशन आप कैलकुलेट करने वाले हो. ठीक है, ओके. डायरेक्ट मेथड में तो अभी इस अंडर दिस डायरेक्ट मेथड जितने भी मेथड्स आ रहे हैं ना, वो आंसर आपका क्या है? एग्जैक्ट है. मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब अगर सोल्यूशन मेरा 2.9 आ रहा है किसी लीनियर सिस्टम का, तो सारे स्टूडेंट्स के आंसर 2.9 ही चाहिए. ओके, मतलब अगर कहीं पे आपका 2.8 भी आता है, एक्चुअली वो रॉन्ग है. डायरेक्ट मेथड में कभी आपको अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं मिलेगा. ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर आपको आंसर मिलता है तो कहीं पे ना कहीं पे आपने कैलकुलेशन ही लेते समय अप्रोक्सीमेशन में लिया होगा. ठीक है, सो बी केयरफुल विद एटलीस्ट दिस मेथड्स. आपको जो भी आंसर मिलने वाला है वो एग्जैक्ट होगा. इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखते हो ना, इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको आंसर इंटीजर में मिलता है, बट ऐसा सब में नहीं होगा. कुछ ऐसे भी लीनियर सिस्टम्स हैं जिनमें आपको आंसर पॉइंट में मिल सकता है, लाइक 1.2 1.3 1.4 डेसिमल पॉइंट में. ठीक है, सो अवर फर्स्ट मेथड इज गॉस एलिमिनेशन मेथड, करेक्ट. सेकेंड मेथड इज गॉस जॉर्डन मेथड. ओके, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, नेक्स्ट इज LU decomposition. Okay, and fourth is Cholesky method or square root method. Okay, so in our syllabus there are these 4 methods by which you will get the exact solution of a given linear system. And the second indirect methods. Okay, so under this methods we also start with some initial solution. मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसे केसेस में कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिनका एग्जैक्ट जिस केस में आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो ऐसे केसेस में आप क्या करने वाले हो? यू हैव टू स्टार्ट विद सम इनिशियल केस. ओके, क्लोज टू दैट. फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है या x की वैल्यू 5 आने वाली, तो आप क्या करो? मतलब ये भी गेस करना भी इतना इजी नहीं है. अगर आपने 1 से स्टार्ट किया, अगर आपको पता है कि मतलब अगर आपने कंप्यूटर पे सॉल्व करके देखा है तो उसका आंसर सपोज x इज इक्वल टू 5 आ रहा है, बट अगर आपका इनिशियल गेस 1 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो इट टेक्स टाइम टू कॉन्वर्ज टू दैट 5. वही मैंने यहाँ पे दिया, एंड गिव्स राइज टू अ सीक्वेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन. तो 1 से स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट आपको 1.9 मिलेगा, नेक्स्ट 2 मिलेगा, नेक्स्ट 2.5 मिलेगा, नेक्स्ट 2.7 मिलेगा, 3.9 मिलेगा, देन 4.8 4.9 फिर 5 मिलेगा, और उसके बाद जितने भी सारे स्टेप्स आएंगे सारे स्टेप्स में 5 रहेगा. ओके, अगर वो 5 सोल्यूशन रिपीट हो रहा है, ओके, इनसे नंबर ऑफ स्टेप्स, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? सो दैट एक्चुअली योर फाइनल सोल्यूशन. तो ये आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट कर सकते हो. एक ही नंबर अगर रिपीट होता जा रहा है, ओके, हर बार, तो वही आपका क्या होगा? सोल्यूशन होगा. तो ये एक्चुअली इसका रफ अप्रोच है. आपको इतने इमीडिएटली ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा.
Okay, I'm just talking about what are the direct method and what are the indirect method. Direct method में you will get the exact solution, okay, exact answer, जिसमें approximation का कोई part नहीं है. But in case of indirect method, you will get the approximate solution of the given linear system. Okay, and that which converges after large number of steps. Okay, तो अभी ये number of steps का भी part this is totally depend on your initial case. ठीक है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन में इनिशियल सॉल्यूशन मेंशन होगा, क्योंकि क्या होगा फिर एटलीस्ट सबको ही सिमिलर सेम नंबर ऑफ स्टेप्स में आंसर मिलेगा. अगर वो मेंशन नहीं होता है इनिशियल सॉल्यूशन, ओके, फिर डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर आपका इनिशियल सॉल्यूशन इनिशियल गेस अगर आपका रॉन्ग आता है तो मे बी आपको वहाँ पे 100 टाइम्स कैलकुलेशन करना होगा, 100 या 200 जितना भी वो काउंट आता है, सो दैट यू विल गेट योर फाइनल सॉल्यूशन. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे क्वेश्चन कभी सेट नहीं होंगे. जनरली यहाँ पे इनिशियल सॉल्यूशन गिवन रहता है, सो दैट विद दैट टाइम और विद दैट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स यू विल गेट दैट सॉल्यूशन. ओके, क्योंकि आपको बस यहाँ पे मेथड अंडरस्टैंड करने की कैसे ये सारा कैलकुलेशन हो रहा है. और इसमें दो ही मेथड है सिलेबस में, जैकॉबी इटरेशन मेथड एंड गॉस सीडल मेथड. दिस आर वेरी फेमस मेथड एज फार एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज कंसर्न. So in today's lecture, we'll start with the first method, Gauss elimination method. Again, remember this is the direct method. Okay, you have to find the exact solution of the given linear system. Okay, so let's see the steps to solve the problems on Gauss elimination method. Okay, so here I explained this method only for this type of linear system. You can say a 3x3 linear system. Okay, here I just consider 3x3 linear system. See, in every question you will find here a square system. So एक तो 2x2 सिस्टम होगी, 3x3 सिस्टम होगी, 4x4 होगी, या तो 5x5. ओके, यहाँ पे आपने उस टाइम पे M1 के टाइम पे आपने नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी पार्ट सॉल्व किया था. ओके, जिसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन ऐसी चीज़ आपको मिल रही थी. ओके, बट अंडर दिस केस वी जस्ट फोकस ऑन ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स आप इस लैंग्वेज में बोलो या वी जस्ट कंसिडर n by n linear system. Okay, n variable and n unknowns like this. Okay, so here I just explain this method for 3x3 system. मैं 3x3 system के लिए explain कर रहा हूँ, and same steps you have to follow for 4x4 system, and same logic है, तो इसलिए आपको ये समझ में आ जाएगा. Okay, so just consider a 3x3 linear system. Okay, ये same system आपने already M1 में consider की थी. ठीक है, तो same system में consider कर रहा हूँ, but आपको यहाँ पे echelon form से solve नहीं करना है. या आपको अभी सॉल्व करना है बाय द गॉस एलिमिनेशन मेथड. ओके, नहीं तो आपको ऑलरेडी पता है कि यह सिस्टम कैसे सॉल्व करनी है, आपने ये पूरा टॉपिक ही देखा है. देयर इज वन सेपरेट चैप्टर इन योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1. ठीक है, बट वो सेम पार्ट यहाँ पे आपको रिपीट नहीं करना है. ओके, आपको जिस मेथड से बोला गया एग्जाम में वहाँ पे मेंशन होगा कि कौन सा मेथड से करना है. ओके, जितने भी क्वेश्चन इस यूनिट के ऊपर आएंगे वहाँ पे सेपरेट मेंशन होगा कि आपको कौन से यूनिट पे या कौन से मेथड से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने. ठीक है, तो उसी मेथड से आप ट्राई करो, सो दैट यू विल गेट द फुल मार्क्स. So step 1 is like this. Write down the matrix form and corresponding augmented matrix. Okay, you all are aware about this. So the matrix form is ax is equal to b. Okay, so this is your coefficient matrix. We call it as coefficient matrix, and this is your variable matrix, and this is the constant matrix. Okay, or b matrix. So ax is equal to b. Now consider the augmented matrix. What is definition of augmented matrix? करना क्या है, बस आपको ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है या जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स को बस यहाँ पे ऐड करो. सो जस्ट ऐड दिस कॉलम इन मैट्रिक्स ए. तो लास्ट कॉलम आपका क्या होगा, b1 b2 b3, एंड दिस डबल डॉट एक्चुअली जस्ट टेल यू दैट दिस कॉलम इज एडेड सेपरेटली. ठीक है, इससे कैलकुलेशन में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. दिस यू हैव टू ट्रीट एज 3x4 मैट्रिक्स. ये आपको 3x4 मैट्रिक्स जैसे ट्रीट करना है. ओके, मतलब ये बस एक नोटेशन है. ओके, डबल डॉट का इसका मीनिंग क्या होता है, आपने शायद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ये भी नोटेशन यूज किया होगा. ओके, आप कोई भी नोटेशन यूज करो, बस उसका मीनिंग क्या होता है कि आपने ये जो कॉलम है, ओके, कॉलम मैट्रिक्स बी आपने बस यहाँ पे ऐड किया है, इतना ही है. ओके, अदरवाइज जैसे आपका रेगुलर 3x4 मैट्रिक्स है, ओके, वैसे आपको इसको ट्रीट करना है. सो दिस इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और डेफिनेशन ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. एंड नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आ रहा है. ओके, स्टेप 3, क्योंकि स्टेप 1 में जो भी पार्ट था दैट इज जस्ट रिपीटेशन ऑफ योर M1 पार्ट. ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का. नाउ कन्वर्ट दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म. ओके, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, ओके, डायगोनल के नीचे
एलिमेंट्स आपको क्या करने, जीरो करने। ओके, अपर ट्रायंगुलर रिवर्स होता है हमेशा। ओके, अपर ट्रायंगुलर का मीनिंग क्या होता है, डायगोनल के नीचे आपको एलिमेंट जीरो करने। लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपको जीरो करने। सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, ओके, बाय रिड्यूसिंग लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स टू यूनिटी। ओके, एंड वी हैव टू यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ इसका मीनिंग क्या है। ओके, सो दिस इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था। ओके, आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ये तीनों एंट्रीज आपको क्या करने हैं, जीरो। So A21, A31, first make this entry 0 and after that A32. सीक्वेंस यही है आपकी, दिस इज फर्स्ट, पहले इसको जीरो करो, उसके बाद इसको जीरो करो सेकंड, एंड आफ्टर दैट मेक दिस एंट्री जीरो। यू हैव टू यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। गलती से भी यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज मत करो। ओके, अदरवाइज वो टोटली रॉन्ग आपको आंसर देगा। ओके, डोंट यूज एनी सिंगल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। गलती से भी एक भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज मत करो किसी भी मेथड में। जब तक मैं आपको नहीं बोलता हूँ तब तक किसी भी मेथड में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करना है, नहीं तो भी टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये तो जीरो करना ही है। एक और पार्ट यहाँ पे था जो लीडिंग एलिमेंट से, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आई कैन से। ओके, तो ये आपका अगर ये तीनों जीरो हो जाते हैं, सो दिस इज बिकम दिस A11, दिस A22, दिस A33, दिस आर बिकम द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो ये तीनों एलिमेंट्स आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। ओके, अगर आप कन्वर्ट करके देखते हो तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। ये तीनों एलिमेंट जीरो ऑन डायगोनल, यू विल सी हियर 1, और आई कैन से लीडिंग एलिमेंट्स इज 1। ओके, लीडिंग एलिमेंट मीन फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। ओके, सो दिस एलिमेंट्स आर 1। तो यहाँ पे चेंजेस होने वाले बाय, क्योंकि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तो ये वैल्यू आपकी चेंज होगी। नाउ दिस वैल्यू इज नॉट A12, दिस इज समथिंग A1 डैश। यहाँ पे भी आगे कुछ चेंज होगा। ठीक है, एंड आफ्टर दिस जस्ट रीराइट दिस लीनियर सिस्टम। इसके बाद क्या करो, रीराइट योर लीनियर सिस्टम। ओके, ये आपने ऑलरेडी जैसे M1 में किया था वैसे, एंड यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको पहले z की वैल्यू मिल जाएगी। यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन जस्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z। तो पहले z की मिल जाएगी यहाँ से, फिर यहाँ से y की मिल जाएगी, फिर यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। सो इट इज वेरी सिमिलर टू योर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओनली चेंज इज व्हाट, हियर वी कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म विद योर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। ओके, क्योंकि सी अगर आप लॉजिकली देखते हो ना तो ये 1 करने की भी जरूरत नहीं है। आपने ये किया था एक्लोन फॉर्म में, ऐसा कंपलसरी नहीं था कि आपको ये नंबर 1 ही करना है। कोई भी नंबर आपका अगर यहाँ पे आ जाता है तो भी चलेगा, आपको बस नीचे के एलिमेंट जीरो करने थे। दैट इज ऑल अबाउट योर एक्लोन फॉर्म। एक्लोन फॉर्म में लीडिंग एलिमेंट्स 1 करना कंपलसरी नहीं था, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी मैंने एक्लोन फॉर्म वर्ड यूज नहीं किया। दिस इज ऑल्सो एक्लोन फॉर्म, बट पर्टिकुलरली एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना ऐसा नहीं बोला मैंने। जस्ट कन्वर्ट इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म प्रोवाइडेड योर लीडिंग एलिमेंट्स आर 1। ये कंपलसरी 1 करना है क्योंकि ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है। जिस मेथड से बोला है उसी मेथड से करना है। आप अगर अपनी टेक्निक वहां पे ऐड करते हो कि चलो ये 1 करने की जरूरत नहीं, फिर भी मेरा आंसर करेक्ट आता है, आंसर सबका ही करेक्ट आएगा। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट जिस मेथड से आपको बोला है उसी मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, नाउ विल टेक वन एग्जाम्पल ऑन दिस। सो सॉल्व दी लीनियर सिस्टम। तो यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने, सॉल्व बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, मीन्स यू कैनॉट चेंज, मीन्स यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर सिस्टम बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड ओनली। आप अगर किसी और मेथड से ट्राई करते हो, लाइक से देयर आर मेनी मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इन्वर्स करके कैलकुलेट करो, या आपका एक्लोन फॉर्म है उससे कैलकुलेट करो। ओके, अगर आप करते भी हो तो विल नॉट गेट द फुल मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हार्डली आपको 1 या 2 मार्क मिल जाएंगे। So in solution, first write down the matrix form. Step 1 में आपने पहले ही देखा है, just write down the matrix form. So this is A matrix, this is X matrix, this is B matrix. I'm not repeating this क्योंकि ये आप ज़्यादा familiar हो अभी इस अप्रोच से। ठीक है, so in first column, फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ। In first column you will see the coefficients of x1 only. Okay, in second column, so 4, 1, 3, you will see the coefficient of x2. And in third column, okay, you will see the coefficient of x3. तो ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करनी है। एंड सेम सीक्वेंस x1, x2, x1, x2, x3 की सीक्वेंस थी, तो सेम सीक्वेंस आपको यहाँ पे चाहिए x1, x2, x3. So this is actually all about first column. It's all about second column. It's all about third column. And equal to 4, 4, 6. Now consider the augmented matrix. So your augmented matrix is just attach this column 4, 4, 6
इस कॉलम को आपको ए मैट्रिक्स पे अटैच करना है. ओके, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. एंड नाउ ओके, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, आपको यहाँ पे यू हैव टू मेक दिस A11 फर्स्ट एंट्री टू बी 1. ओके, ये एंट्री आपको क्या चाहिए, दिस इज योर A11. ये एंट्री आपको कंपल्सरी 1 चाहिए. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स 1. इतना याद रखो, डायगोनल पे सारे एंट्रीज आपको 1 ही चाहिए, कंपल्सरी 1 चाहिए. So first of all, you have to make this entry to be 1 and you have to use only row transformation. Okay, कहीं पे भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का आपको यूज नहीं करना है. तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, जस्ट इंटरचेंज फर्स्ट रो विद सेकंड रो. इफ यू इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड यू विल गेट 1 हियर. सो इन सॉल्यूशन इफ आई इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड यू विल गेट 1 हियर. तो एक आधा पार्ट आपका हो गया. ठीक है, नाउ बिलो दिस एलिमेंट यू हैव टू मेक ऑल एंट्रीज टू बी 0. इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स सारे एंट्रीज आपको क्या करने, 0. एंड यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो आपका ऑपरेशन क्या होगा, ऑन R2 आई विल कंसिडर R2 माइनस 4 टाइम्स R1 एंड ऑन R3 आई विल कंसिडर R3 माइनस 3 टाइम्स. अगेन आई मेड मिस्टेक हियर, दिस इज R1 ओनली. आई विल करेक्ट इट इमीडिएटली. on R2 that R2 minus 4 times R1 and on R3 that R3 minus 3 times R1. Okay, ऐसा क्यों करना आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, ऑपरेशन मैंने आपको क्या बोला है कि ऑन R2 that R2 minus 4 times R1 and on R3 that R3 minus 3 times R1. आप इस नंबर के नीचे सारे एलिमेंट 0 कर रहे हो. तो ये आपने 1 पहले फिक्स किया, उसके नीचे सारे एलिमेंट आपको 0 करने. तो जब भी आप 1 के नीचे जो भी एलिमेंट्स आप 0 करने जा रहे हो, ओके, तो 0 करते समय आपको रो 1 का यूज करना है. तो वो एलिमेंट कौन से रो में था, रो 1 में था. सो बाय यूजिंग रो 1 ओनली वी हैव टू मेक दिस बिलो एलिमेंट्स टू बी 0. ठीक है, अभी आप बोलोगे सर अदर मेथड से अगर हो रहा है तो भी हम कर सकते हैं क्या, कर सकते हो आप. ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको रो 1 का यूज करना है. बट इसमें क्या होता है, अगर आप इस अप्रोच से जाते हो ना, सो विद इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, ओके, आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्यूशन मिल जाएगा. अगर आप ये सीक्वेंस बदलते हो, मतलब चेंज करते हो, आप रैंडमली जाते हो, तो वहां पे कोई गारंटी नहीं कि आपको कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्यूशन मिलेगा. ओके, अगर आप अटक चाहते हो तो मे बी वहां पे आपको अराउंड से 10 to 11 टाइम्स कैलकुलेशन करना होगा, तब जाके आपको वो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मिल जाएगा. तो अगर आप ये सेम जो मेथड अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपने ऑलरेडी M1 में देखा है, इसलिए ज्यादा रिपीट भी नहीं कर रहा हूँ. सेम लॉजिक से अगर आप जाते हो, सो विद मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स एक्चुअली विल गेट दैट सॉल्यूशन. ठीक है, तो पहला रिजल्ट क्या था, रो 1 के लिए सब कुछ चल रहा है. रो 1 का पहला नंबर आपने 1 किया है, उसके बाद उसके नीचे जितने भी एलिमेंट सारे आपको 0 करने. टू मेक दिस एंट्री 0 वी यूज ओनली फर्स्ट रो 1 का ही आपको यूज करना है. ठीक है, जस्ट डू दिस कैलकुलेशन. ये आपका अभी प्रॉपर चाहिए कैलकुलेशन. अभी यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला. ठीक है, बट अगर ये कैलकुलेशन आपका रॉन्ग होता है तो आगे कितना भी वर्कआउट करो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा डिफिकल्टी आती है. तो पहले स्लॉट में करेक्ट कैलकुलेशन करो. ओके, तो दिस यूनिट इज टोटली डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन. ओके, अंडरस्टैंडिंग में मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी स्टूडेंट को डिफिकल्टी आएगी. मैं या कोई और भी आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है. ठीक है, तो दैट इज नॉट द बिग डील कि सॉल्व कैसे करना है. ओके, प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है. ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप कैलकुलेशन कितना अच्छे से करते हो. अगर आपका पहले स्लॉट में करेक्ट आता है तो आपको भी समझ में आएगा कि आपका कैलकुलेशन अच्छा है. अगर आप मिस्टेक करते हो, कहीं पे ना कहीं पे प्लस माइनस इधर उधर हो रहा है, तो वो ज्यादा रिस्क होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, आपने ये 1 किया, नीचे के सारे आपके 0 आ गए. नाउ कम टू सेकंड रो. दिस इज ऑल अबाउट रो 1. रो 1 का सारा कैलकुलेशन आपका खत्म हो गया. रो 1 फर्स्ट नंबर 1, नीचे सारे 0. कम टू सेकंड रो. सेकंड रो में आपको अभी यहाँ पे 1 चाहिए. एंड बट बिफोर दिस, ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, क्योंकि नंबर्स फिर आपके रिड्यूस हो जाएंगे. 15, 10 पे वर्कआउट करने से अच्छा है कि आप स्मॉल नंबर पे वर्कआउट करो. तो पहले मैं वो कैलकुलेशन करवा के लेता हूँ. Again, it is not compulsory. Just to reduce the value. Okay, I have did this calculation. तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को मैंने 3 से डिवाइड किया, R3 को मैंने 2 से डिवाइड किया. Okay, just to make this just to convert given matrix into a smaller numbers. Okay, हाँ, अभी आप चाहो तो वर्कआउट करो. Now we have to make this entry to be 1. अभी आपको इस एंट्री को 1 करना है. Okay,
तो अगर ये क्विकली यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं पे हो रहा है तो ठीक है, मतलब ऐड करके या किसी रो से सब्ट्रैक्ट करके। अभी आपके पास चॉइस क्या है, आप R3 का यूज कर सकते हो, R1 आपकी फिक्स है, डोंट चेंज दिस R1 को टिल द एंड वैसा ही रहने दो, ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस मत करो, ठीक है। बट R3 के साथ आप कोई भी कैलकुलेशन करो, ये 1 करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ओके। तो ऐसे केस में क्या करो, डायरेक्टली डिवाइड करो। सो हियर आई डिवाइड दिस सेकंड रो बाय -5, क्योंकि यहाँ पे मुझे +1 चाहिए। सो आई डिवाइड दिस सेकंड रो बाय -5, सो यू विल गेट दिस। आने दो, फ्रैक्शन आने दो, क्योंकि आपके पास कैलसी है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नंबर आता है तो भी कोई इशू नहीं, आप कैलसी से वो इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। सो अभी ये सेकंड इंटर आपकी 1 आ गई। अभी नेक्स्ट क्या है, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे सारे आपको जीरो करने, सो देयर इज ओनली 1 एलिमेंट, तो ऑपरेशन आपका जाएगा R3 के ऊपर, और जीरो करते समय आपको R2 का यूज करना है, बिकॉज योर रो 1 इज फिक्स। जैसे ये दोनों जीरो हो जाते हैं, आगे किसी भी कैलकुलेशन में आपको रो 1 का यूज नहीं करना, ठीक है। So just use second row and make this entry to be 0. So on R3 that R3 plus 5 times R2. Okay, so if I do this calculation, you will get this. Okay. अभी आपको बस लास्ट में करना क्या है, यहाँ पे -2 आ रहा है, you have to make this entry to be 1. So just divide this by -2. So you will get this. ठीक है, हाँ। तो ये प्रॉपर फॉर्म दिखाई देना चाहिए, दिस इज द फॉर्म ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। ओके, यहाँ पे आप देखो डायगोनल पे सारे 1 आ रहे हैं। Okay, here I consider only row transformation. उसके नीचे सारे एलिमेंट्स आपके 0 है, करेक्ट। दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद बस करना क्या है, अगेन रिराइट द लीनियर सिस्टम। फिर से एक बार इस मैट्रिक्स से सिस्टम लिखो। अब इस मैट्रिक्स से सिस्टम कैसे लिखनी है, ये जो 1 होता है, पहले कॉलम में जितने भी सारे नंबर आ रहे हैं, ऑल दोज नंबर्स आर एक्चुअली द कोएफिशिएंट ऑफ x1। सेकंड कॉलम में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, दैट ऑल आर एक्चुअली द कोएफिशिएंट ऑफ x2, करेक्ट। एंड थर्ड कॉलम में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ऑल दोज आर द कोएफिशिएंट ऑफ x3। आप लिखो इक्वेशन। फिर तो यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा, 1 इंटू x1 प्लस 4 इंटू x2 माइनस 2 इंटू x3 एंड इज इक्वल टू 4, करेक्ट। सेकंड क्या आ जाएगा, 1 इंटू x2 माइनस 3/5 इंटू x3 इज इक्वल टू 4/5 एंड थर्ड में क्या आ जाएगा, x3 एंड विच इज इक्वल टू -1/2। बैक सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, आपको हमेशा सारे क्वेश्चन में लास्ट में x3 की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट x2, फिर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट x1। सो बाय यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1/2 एंड x3 इज इक्वल टू -1/2। ओके, कुछ डाउट्स है अप टू दिस पार्ट? आप मुझे इमीडिएटली बोलो। So this is all about the first question. Okay, I will repeat this method for the second question. One more question I will consider here. Okay, so solve this system again by using Gauss elimination method. So question is like this. Okay, so in solution consider the matrix form. So your matrix form is this: 2 3 1 1 2 2 1 3 9 x y z is equal to 10 18 and 34. Okay, write down the augmented matrix. So your augmented matrix is this. Just attach this last column to this matrix A, correct? And now, okay, convert this matrix into upper triangular form, okay, with diagonal elements are 1. तो आप पहले क्या करो, यहाँ पे कंपलसरी 1 तो चाहिए आपको, ठीक है। तो बेटर है क्या आप इसको इंटरचेंज करो थर्ड रो से। सो नेक्स्ट केस इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड रो, विल गेट दिस। नाउ बिलो दिस जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ओके, सारे एलिमेंट्स आपको 0 करने हैं, ठीक है। सो हैव टू मेक this 3 and 2 with 0 and we have to use only row 1. ये सारा row 1 का कैलकुलेशन चल रहा है। So using row 1 just make this entries 0. तो ऑपरेशन आपका क्या जाएगा, on R2 that R2 minus 3 times R1 and on R3 that R3 minus 2 times, यहाँ पे भी R1 है। So this is also R1. So after doing this you will get this matrix. Okay. And now in next step, so this is all about row 1. अभी आपकी row 1 फिक्स हो गई है, आगे के कैलकुलेशन में रो 1 को कहीं पे भी आपको यूज नहीं करना। सो दिस रो 1 इज नाउ फिक्स, ठीक है। नाउ कम टू सेकंड रो। सेकंड रो में 0 -4 -24 -18, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि डायरेक्टली 4 से डिवाइड हो रहा था, ओके। आप डायरेक्टली 4 से डिवाइड हो रहा था, बस मैंने -4 से डिवाइड किया है, ओके। वही सिंपल अप्रोच मुझे लगा। आप किसी अदर अप्रोच से भी 1 कर सकते हो यहाँ पे, इसके बाद आपके ऑपरेशन अलग भी हो सकते हैं। सो बट एट द एंड आपका आंसर करेक्ट होगा।
बट कंडीशन इज व्हाट, यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम से कॉलम को डिवाइड करके या कॉलम्स की एडिशन करके मल्टीप्लिकेशन करके या जो भी है, ओके, ऐसा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज नहीं करना। ओके, सो हियर यू विल गेट 1 नाउ दिस एंट्री इज 1। ओके, बिलो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे सारे आपको क्या करने, 0 करने। ओके, सो योर ऑपरेशन इज R3 that, okay, I will show that matrix on R3 that R3 plus 3 times R2। हाँ, रो 1 का यूज नहीं करना है, मतलब सेकंड रो के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको 0 करने के लिए आपको सेकंड रो का यूज करना है। ठीक है, सो ऑन R3 that R3 plus 3 times R2। ओके, सो विल गेट दिस, और ये आपका क्या आ रहा है, फिर 1 आ रहा है डायरेक्टली। तो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन, रिराइट योर linear system, you will get this, correct? And if I calculate the values of x, y, z using the back substitution, you will get x is equal to 7, y is equal to -9 and z is equal to 5, correct? कुछ डाउट्स है अप टू दिस पार्ट? इज देयर एनी डाउट? Okay, now next part is what, there is one more approach, okay, by using in case of Gauss elimination method, which is partial pivoting. Okay, this basically used to avoid the round of errors. ठीक है, अगर आप इसका और भी अच्छे से, मतलब why we need this partial pivoting, okay, इसका रीजन क्या है कि ये सेम प्रोग्रामिंग जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था ना, ये सेम प्रोग्रामिंग मुझे कंप्यूटर के लैंग्वेज में अगर कंसिडर करना है, ठीक है, तो कुछ डिफिकल्टीज आते हैं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज। मैन्युअली तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, ओके, देयर इज नो डिफिकल्टी। ओके, बट मैनुअल जो भी आपका कैलकुलेशन है उसमें ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको 3 और 4 स्टेप में आंसर आ रहा है, बट एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको 9 स्टेप में 10 स्टेप में आंसर आ रहा है। बट कंप्यूटर में तो ऐसी चीज़ें हम एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन था, इसलिए हर एक का अलग अलग अप्रोच से आ रहा है, हर एक की मेथड अलग है, हर एक का रो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट अलग है। अगर आपको ये सेम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में मेंशन करनी है या कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखना है, ओके, तो ऐसे तो आप नहीं कर सकते। ओके, कि जैसे मतलब एक केस में आंसर आ रहा है विद इन 3 स्टेप, एक केस में आंसर आ रहा है विद इन 4 स्टेप, ऐसा तो आप नहीं कंसिडर कर सकते। इसलिए आपको फिक्स नंबर ऑफ स्टेप से आंसर को लेकर आना है। ओके, अगर आपको कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको यूज करना है तो उस केस में बेसिकली ये एरर आती है। ओके, दैट इज द राउंड ऑफ एरर। ओके, और भी इन डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, मैं ट्राई करता हूँ आपको, क्योंकि वो सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। देखते हैं कि आपको थोड़ा बहुत उसमें पता है कि नहीं। इफ़ आई कंसिडर अ जनरल मैट्रिक्स, हाँ, इस मैट्रिक्स पे आप देखो, मुझे बस कितने स्टेप्स परफॉर्म करना है अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज। अभी आपका टारगेट क्या है, आपको ये एलिमेंट 0 करना है, ये भी एलिमेंट आपको 0 करना है और ए भी एलिमेंट आपको 0 करना है। अभी कंप्यूटर के लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर के केस में ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको 1 करो। ओके, 1 करना इसमें अभी कंपलसरी नहीं है। ओके, क्योंकि आपको एट द एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। ओके, सो मतलब गॉस एलिमिनेशन मेथड कुछ भी हो, अगर आपके एक्स वाई जेड करेक्ट आते बाय दिस अप्रोच तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, सो कंप्यूटर के केस में आपको विद इन ओनली 3 स्टेप्स और इन ओनली 3 स्टेप्स ही आपको वो आंसर लेकर आना है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आपके कम होते हैं उतने जल्दी आपको कंप्यूटर से आंसर मिलता है। ठीक है, तो वो करने के लिए उन्होंने क्या प्रोग्रामिंग सेट की है। ओके, हाउ यू मेक दिस एंट्री 0, R2 को आप कैसे 0 करोगे। यू मेक दिस एंट्री 0, कैन एनीवन टेल मी इन केस ऑफ जनरल मैट्रिक्स। जनरल अगर मुझे प्रोग्रामिंग में जाना है तो आपको एफए में था तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। हाउ यू मेक दिस एंट्री 0, मैं क्या करता हूं, R2 वैसे ही रखता हूं। ठीक है, तो R2 वैसे रखा मतलब यहाँ पे नंबर क्या है, A21 है, करेक्ट। माइनस करके मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए, A21 चाहिए। ओके, और मुझे यूज करना है R1 रो। ओके, बट R1 में यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट वी डोंट वांट दिस A11, मुझे A11 नहीं चाहिए, मतलब मुझे क्या करना होगा, A11 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज आई डोंट वांट दिस A11। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 1 रहेगा, करेक्ट, 1 रहता तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, A21 से। Using this operation on R2 that
R2 माइनस A21 अपॉन A11 टाइम्स R1, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे हमेशा, इन एवरी एग्जाम्पल यू कैन मेक दिस एंट्री टू बी 0, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ओके, अगर गलती से A11 की वैल्यू 0 आती है, अगर क्वेश्चन में कहीं पे अगर ये टर्म ही आपका 0 है, ओके, इफ दिस वैल्यू इज 0, फिर प्रोग्रामिंग में इश्यू आ जाएगा, क्योंकि अगर वो इन्फिनिटी जाता है तो फिर आपका वो प्रोग्रामिंग रॉन्ग हो जाएगा, या बेसिकली आप बोल सकते हो कि उस केस में फिर ये मेथड या R2 का आंसर उस केस में 0 नहीं होगा। सो जस्ट टू अवॉइड दिस हमें पार्शियल पिवोटिंग करते हैं। आई होप अभी ये तो थोड़ा बहुत क्लियर होगा। पार्शियल, अदरवाइज पार्शियल पिवोटिंग का कोई यूज नहीं है, ये बस हमने किया है जस्ट टू राइट दिस मेथड, ओके, इन से कंप्यूटर लैंग्वेज। सो अंडर दिस मेथड व्हाइल कन्वर्टिंग लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, तो करना क्या है बेसिकली, पार्शियल पिवोटिंग का मीनिंग क्या है, ठीक है। अंडर दिस पार्शियल पिवोटिंग आप वो जो एरर थी A11 इज इक्वल टू 0, हाउ यू skip this error or how you remove this error, okay, if you have an example where A11 is 0, मैं इसके बाद एक ऐसा एग्जांपल लेने भी वाला हूँ जहाँ पे A11 0 है। मैनुअली आप क्या कर सकते हो, अगर आप मैनुअली जाते हो ना तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड रो ना, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। बट इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड रो, इससे एक और ऑपरेशन आपका ऐड होता है। मैंने आपको पहले क्या बोला था कि कंप्यूटर लैंग्वेज में, ओके, आपको ओनली इन 3 स्टेप्स ही 0 करना है। सो वी हैव ओनली 3 ऑप्शन, आप कुछ भी करो बट तीनों स्टेप में ही मुझे 0 चाहिए, 3 स्टेप में मुझे 0 चाहिए। अगर मैं इंटरचेंज करता हूं मतलब 4 स्टेप्स में आपका आंसर 0 आ रहा है, ओके। सो आई डोंट वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ दैट, तो ऐसा तो फिर आपका प्रोग्रामिंग बड़ा हो जाएगा, ओके। प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये भी नहीं देखना है कि R1 के बाद R2, ये भी देखना होगा कि R1 के साथ आप R2 भी इंटरचेंज कर सकते हो। जितने स्टेप्स आप ऐड करोगे ना उतने नंबर ऑफ स्टेप्स आपके ऐड हो जाएंगे, और फिर उतना वो टाइम लेगा, ओके। जब भी आपको फाइनल आंसर कंप्यूटर से आपको निकालना है तो it takes time actually, so just to remove that part we consider this partial pivoting। तो इसमें अभी लॉजिक क्या आप देखो, सो अंडर दिस केस व्हाइल कन्वर्टिंग लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इनटू यूनिटी, मतलब A11 से आपने डिवाइड किया था, उसके बाद ही वहां पे 1 आ रहा था, ठीक है। यूज द नंबर विच हैज लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू इन दैट सेम कॉलम, ठीक है। तो हमेशा आपको बस क्या देखना है, यहाँ पे A11 की जगह पे ऐसा नंबर आपको लेकर आना है, ओके, विच हैज लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू इन दैट सेम कॉलम। तो अभी क्या होगा कि सारे केस में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। चलो 3 स्टेप में नहीं आ रहा है बट 4 स्टेप में भी आ रहा है, बट 4th स्टेप ऐड करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस कवर होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था कि इंटरचेंज से चलो आपका आपकी एक और स्टेप ऐड हो रही है, ओके, बट चलो एक केस में ऐड की, बट अगर R1 इंटरचेंज विद R2 नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्क नहीं कर रहा है तो फिर उस क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको यह भी देखना होगा कि कैन वी इंटरचेंज R1 विद R3, ठीक है। तो मतलब 2 और स्टेप्स आपके ऐड हो जाएंगे, बट मुझे क्या चाहिए, आप एक और स्टेप ऐड करो अगर आपको करना है तो, बट उसके बाद सारे क्वेश्चन में आपको आंसर मिलना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ओके, जस्ट कंसिडर द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके, इन दैट सेम कॉलम। तो आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, ओके। आई विल टेक वन एग्जाम्पल डायरेक्टली, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखो जो x का कोएफिशिएंट है, ओके, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 0, ओके, x का कोएफिशिएंट आपका क्या है, 0। तो यहाँ पे कंप्यूटर के लैंग्वेज में फिर इसकी प्रोग्रामिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, ओके। मैन्युअली ठीक है, मैन्युअली आप सोचो ही मत, मैन्युअली चीजें करना और भी इजी होता है, ठीक है। सो इन सॉल्यूशन इफ आई कंसीडर द मैट्रिक्स फॉर्म, आई विल कंसीडर नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज योर मैट्रिक्स फॉर्म, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये एंट्री 0 है, ठीक है। मैन्युअली आप क्या कर सकते हो, जस्ट इंटरचेंज दिस विद दिस, ओके। इसको इंटरचेंज करो R2 से या इसको इंटरचेंज करो R3 से, ओके। बट इंटरचेंज का ऑपरेशन कंप्यूटर के लैंग्वेज में एडजस्ट करना या उसमें ट्राई करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ओके, इस नंबर के जगह पे, ओके, तो यहाँ पे 0 था एंड वी डोंट वांट दिस 0, ओके। मुझे अभी एक कॉमन प्रोग्रामिंग सेट करनी है, ओके, जस्ट टू अवॉइड ऑल दिस केसेस, ओके। तो वो प्रोग्रामिंग क्या है, और आई कैन से व्हाट इज पार्शियल पिवोटिंग, उसका मीनिंग क्या है, ओके। जब भी आप A11 को 0 करते हो, जब भी आप A11 को 1 करते हो, यूनिटी करते हो, आपको क्या देखना है, उस कॉलम में या फर्स्ट कॉलम में जो लार्जेस्ट एंट्री है वही एंट्री वहां पे आनी चाहिए, ओके। आई विल शो दैट स्टेटमेंट।
अंडर दिस केस वाइल कन्वर्टिंग लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम A11, ये आपका फर्स्ट पार्ट में होगा। उसके बाद सेम कैलकुलेशन रिपीट करना है फॉर A22, सेम कैलकुलेशन आपको रिपीट करना है फॉर A33, बट उसमें क्या है, कंसिडर द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू इन दैट कॉलम। ठीक है, तो अभी आपका टारगेट क्या, आपको यहाँ पे 1 चाहिए, ओके, बट ये 1 इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कंसिडर द लार्जेस्ट वैल्यू हियर फ्रॉम दिस कॉलम। वो जिस कॉलम में था उसी कॉलम में, A11 फर्स्ट कॉलम में रहता है, तो उसी कॉलम में आप चेक करो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 6। इट मीन्स वी हैव टू इंटरचेंज रो 1 विद रो 3 ओनली इन केस ऑफ पार्शियल पिवोटिंग। आप अपना लॉजिक यहाँ पे यूज मत करो, आप सेकंड रो से भी इंटरचेंज करते हो, आपको आंसर करेक्ट मिलेगा, एवरीथिंग इज करेक्ट, ओके, बट दैट इज नॉट द पार्शियल पिवोटिंग। पार्शियल पिवोटिंग में आपको वहां पे लार्जेस्ट ही नंबर चाहिए। सो हियर आई इंटरचेंज, that is augmented matrix and so on, I interchange first row with third row। अभी आप देखो यहाँ पे जो मेरा नंबर आ रहा है, okay, which has largest magnitude, okay, again I will show that statement। यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू बोला है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या है, उस कॉलम में अगर -4 आता है, ओके, एंड से 2 आता है, तो आपकी लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, -4, मतलब -4 मतलब वो 4। तो आपको यहाँ पे साइन का पार्ट नहीं देखना है कि -4 है मतलब उसकी वैल्यू मतलब -4 इज लेस देन 2, ऐसा आपको नहीं देखना है। विद एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडल्स लेकर आप सारी चीजें चेक करो, जो नंबर लार्ज है, ओके, उससे आपको डिवाइड करना। तो अगर यहाँ पे कहीं पे -6 भी रहता, अगर यहाँ पे 6 की जगह पे -6 भी रहता, तो भी मैं थर्ड रो से इंटरचेंज करने वाला था, करेक्ट। सो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का पार्ट चेक करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करनी है, ना कि साइन, ठीक है। सो डोंट चेक दैट साइन, बस इतना चेक करो कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है, ओके। एंड उसके बाद सेम प्रोसेस, जस्ट टू मेक दिस एंट्री 1, डिवाइड दिस होल रो बाय 6, ओके, मैं उस रो को 6 से डिवाइड करता हूँ, सो विल गेट दिस। अभी ये 1 हो गया, ओके, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल पिवोटिंग। उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 करो, सो ऑपरेशन आपका जाएगा R2 पे, दैट R2 - 3 टाइम्स R1, ओके, यू विल गेट दिस ना, हो गया। तो जैसे ये दोनों नंबर 0 हो जाते, रो 1 आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट योर रो 1 ओनली। रो 1 आपके यहाँ पे क्या है, फिक्स है। नाउ कम टू सेकंड रो। सेकंड रो में नंबर आपका यहाँ पे क्या है, 4, बट अगर पार्शियल पिवोटिंग से जाना है तो यहाँ पे आपको लार्जेस्ट कॉलम चाहिए इन दैट कॉलम, तो अभी 4 के नीचे जाना है। ऊपर का पार्ट चेक मत करो, ऊपर का कॉलम आपको देखना भी नहीं क्योंकि वो फिक्स हो गया, ओके। सो 4 के नीचे कॉलम में एक ही एंट्री है, 8। सो वी हैव ओनली 2 ऑप्शन, आइदर यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 8 आ सकता है, बट आपको लार्जेस्ट चाहिए। इट मींस यू हैव टू इंटरचेंज सेकंड एंड थर्ड रो, ठीक है। फिर इसको 1 करो 8 से डिवाइड करके, और फिर उसके नीचे का नंबर 0 करो। सो एंड यूजिंग ओनली सेकंड रो, सो विल गेट दिस, हो गया, ओके। नाउ जस्ट मेक दिस एंट्री टू बी 1। यहाँ पे मैंने नहीं किया है, बट हैव टू मेक दिस एंट्री टू बी 1, ओके, इन केस ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सो एंड यू विल गेट z इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू दिस, ओके। हाँ, आई हैव वन मोर क्वेश्चन, तो आई थिंक इससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट बाय यूजिंग पार्शियल पिवोटिंग, ओके, नॉट बाय यूजिंग योर रेगुलर अप्रोच। सो कंसिडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ओके। सो योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज दिस, ओके। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे 1 है, ओके। 1 करना है आपको, 1 करना है, बट 1 करने से पहले ये जो नंबर यहाँ पे रहता है, ये लार्जेस्ट नंबर चाहिए इन दैट कॉलम। तो इस कॉलम में क्या है, यही नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो 1, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, 3, तो इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ओके। नाउ यू मेक दिस एंट्री 1, ओके। अब यहाँ पे 1 करने के लिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो डिवाइड भी करो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। सो नाउ दिस एंट्री इज 1, ओके। अभी नाउ इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे आपको 0 करने यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑन R2 दैट R2 - R1 एंड ऑन R3 दैट R3 - 2 टाइम्स R1, सो विल गेट दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट रो 1। रो 1 का कैलकुलेशन हो गया, यहीं पे रो 1 आपकी फिक्स हो जाएगी। कम टू सेकंड नंबर, ये आपका नंबर है, ठीक है। इसके नीचे चेक करो कितने नंबर्स आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, -3। तो ये तो यहाँ पे -1 रहेगा या -3 रहेगा, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, साइन को छोड़ के लार्जेस्ट नंबर क्या है, 3। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, सो इंटरचेंज, ओके। आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक हियर, ओके, डोंट फॉलो दिस, ओके, ओके। सो I will not
गो फर्दर, ठीक है, शायद मेरा वो रह गया। ओके, तो इंटरचेंज सेकंड एंड थर्ड रो, जस्ट इंटरचेंज सेकंड एंड थर्ड रो एंड देन मल्टीप्लाई दिस बाय -1 साइन, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर आप चाहो तो 3 से डिवाइड करो, ठीक है, देन ओनली विल गेट हियर 1, और फिर उसके नीचे का नंबर आप 0 करो, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ तो नंबर आ जाएगा और उसके बाद इसको आप क्या करो 1 करो। आई विल ऐड दिस पार्ट इन PDF, ठीक है, इसके नीचे का कैलकुलेशन क्या है आपको अभी समझ में आ रहा है कि -3 ऊपर चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए। तो नेक्स्ट केस में फर्स्ट रो आपकी वैसे ही रहेगी 1 2 1 7, सेकंड रो में यहाँ पे एक्चुअली आएगा 0 -3 1 एंड -1, एंड थर्ड रो में विल हैव 0 -1 0 एंड दिस -1 एज इट इज। ओके, फिर आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करके या -3 से डिवाइड करो, डायरेक्टली इसको -3 से डिवाइड करो, तब जाके यहाँ पे 1 मिलेगा, और फिर उसके बाद नीचे का नंबर 0 करो। इतना आपको कैलकुलेशन करना है, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर विद द पार्शियल पीओटी। ओके, नाउ आई विल टेक सम डाउट्स, वो चेंज करके आपको मैं PDF में ऐड करके देता हूँ। इज देयर एनी डाउट ऑन अप टू दिस? कुछ डाउट्स है तो आप बोलो। एंड ठीक है, तब तक आप क्या करो, चैट बॉक्स में आपका रोल नंबर डालो। ओके, जस्ट पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स, होल रोल नंबर, SC CB जो भी है, पुट योर होल रोल नंबर इन चैट बॉक्स for the attendance. If you don't have any doubt, after that you can end your session. Okay, आप अपने साइड से लॉग आउट कर सकते हैं। Just put your roll number and you can leave the meeting. डाउट है तो आप मुझे बोलो, मैं हूँ यहाँ पे, अगर आपको डाउट्स है तो आप मुझे बोलो। So for today's lecture, I will consider this, okay, this attendance, not the attendance of lecture, morning lecture. Okay. हाँ बोलो। Question number 2. Just wait. हाँ करेक्ट, वो 4 ही था इन सीक्वेंस। हाँ, ये क्वेश्चन ना x + y + z = 6 का। स्क्रीन नॉट विजिबल। I will share one more time. Can now check whether the screen is visible. It shows. हाँ, आप एक बार चेक करो आप, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है। You have shared the. या आप डाउट पूछो डायरेक्टली, आई कैन एक्सप्लेन ओरली आल्सो। आप एक बार लॉग आउट या लॉग इन करके देखो। हाँ बोलो। हाँ वही है एक्चुअली, हाँ वही है, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन में भी वो 1 करने की भी जरूरत नहीं है ना, आपने तो ऑलरेडी ये देखा है M1 में 1 भी नहीं करते हो तो भी आपको बस डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 करते हो ना, तब भी आपको सोल्यूशन मिलता है। बट ये क्या है, ये सारे बाद में अपडेशन हमने की है ना, तो पहले सपोज गॉस एलिमिनेशन मेथड आई थी, फिर उसके बाद पार्शियल प्यूटिंग इज स्पेसिफिकली मतलब एसोसिएटेड विद ओनली प्रोग्रामिंग, ठीक है। पार्शियल प्यूटिंग का आपके मैनुअल कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, ओके। उलट एक्चुअली मैन्युअली आपका फास्ट हो जाएगा,
बट अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में ओके, अभी मुझे पता नहीं आपको कितना नॉलेज है। सी, आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए R1 के लिए एक फिक्स प्रोग्राम सेट करना होगा, R2 के लिए भी एक फिक्स प्रोग्राम सेट करना होगा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से लेते हो। जब आप मैनुअल करते हो ना, हर एक बार इंटरचेंज करके ले लो, फिर उसके बाद R1 के ऊपर ऑपरेशन कंसिडर करो। ये चीजें कंप्यूटर में प्रोग्राम सेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो कंप्यूटर में आपको इमेजिन क्या करना है कि कोई भी मैट्रिक्स आने दो, मेरा पहला ऑपरेशन क्या होगा हमेशा, ऑन R1 दैट, ऑन R2 दैट, R2 माइनस ओके दैट, मैंने आपको बोला था A21 अपॉन A11 टाइम्स R1। ठीक है, तो ये करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एग्जाम में अगर उन्होंने मेंशन किया कि आपको पाइवटिंग से सॉल्व करना है, तभी आप इस मेथड से जाओ। अदरवाइज जब अभी तक तो नहीं आया है कभी भी किसी भी एग्जाम में, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गॉस एलिमिनेशन का ही होगा, तो जस्ट स्टिक विद दैट। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस आपको बस करना क्या है, जब आप उसको 1 करते हो ना, उससे पहले वो नंबर बस आपको लार्ज चाहिए, है ना, मतलब ये करावं लागतं। आय थिंक तिथे राहिलं असेल, एक इक्वेशनमध्ये मी केलं नव्हतं ना, तिथे राहिलं असेल मे बी टाईप करताना, जम्प झाले असेल माझ्याकडून, बट ते 1 करायचं एक्चुअली, मतलब बाय मिस्टेक अगर आपका वो 1 नहीं भी होता है तो भी हम ज़्यादातर केस में आपको फुल मार्क्स देते हैं, मतलब वी विल कंसिडर दैट सोल्यूशन ओके। बट जिससे गॉस एलिमिनेशन मेथड आपकी डिफाइन है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई हैव कॉल। हेलो, हाँ हाँ बोलतो, हाँ ओके सर, मी ॲक्च्युली मेल केला होता, बट ठीक आहे, मी भरतो लगेच, हां 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 पाठवतो लगेच, हां 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 ओके। हाँ, तो गॉस एलिमिनेशन में बस क्या है कि वो एक अप्रोच है, अभी वो ओल्ड अप्रोच है, जिसमें अभी अभी के केस में बहुत ज़्यादा अपडेशन है उस मेथड में। बट आपको अगर एग्जाम में बोला कि आपको उसी मेथड से करना है, तो आपको उसी मेथड से जाना होगा, आपको वो एंट्री 1 भी करनी होगी, सारा कैलकुलेशन आपका सेम होगा। ठीक है, मीन्स यू कैनॉट चेंज दिस अप्रोच। आप अपने हिसाब से कुछ अपडेशन वहां पे लेकर नहीं आ सकते, जैसा बोला आपको वैसा ही करना होगा। आपके पास इससे भी फास्ट अप्रोच होगा, बट उस अप्रोच से आप सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ गणेश, आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, इसमें लास्ट में लू। यहाँ पे बस मैंने, हाँ, जेड का कोएफिशिएंट मैंने 1 किया है। यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, ये -3 को ऊपर लेना था मुझे। अब इस स्टेप के बाद चेक करो, यहाँ पे माइनस सेकंड रो क्या है, 0 -1 0, एंड थर्ड रो 0 -3 0। ये नंबर, इस नंबर को 1 करने से पहले मैंने डायरेक्टली 1 किया है, तो ये मिस्टेक है मेरी, मैंने डायरेक्टली 1 किया है। तो 1 करने से पहले एक्चुअली ये नंबर क्या चाहिए मुझे, लार्जेस्ट चाहिए ना, पीओटिंग में लार्जेस्ट चाहिए। तो बस मुझे यहाँ पे करना क्या था, इस रो को ऊपर शिफ्ट करना था, हाँ ऊपर शिफ्ट करके फिर इसको -3 से डिवाइड करके फिर आगे का कैलकुलेशन आने वाला था। तो वो शायद, हाँ टाइप करते समय वो ध्यान में नहीं रहा मुझे, तो शायद ये मिस्टेक हो गई है। आपका आंसर करेक्ट ही आता है, मैंने आपको कैसे भी बोला कि मिस करावंच लागेल, जर त्यांनी पार्शियल पिवोटिंग मेन्शन केलं असेल तर एवढं चेक होणार की तू इंटरचेंज केलंय का नाही, कॅल्क्युलेशन आन्सर सगळ्यांचेच करेक्ट असतील, यापेक्षा वेगळ्या मेथडने गेला तर तुझा आन्सर करेक्ट येईल। सो आन्सर जास्त मॅटर नाही करणार, ज्या मेथडने तो अप्रोच करेक्ट पाहिजे। पार्शियल पिवोटिंग म्हणजे तुला ते लार्जेस्ट नंबरनेच जावं लागेल, असं आहे। तर हे करेक्ट करून मी पाठवेल, पीडीएफ देताना मी करेक्ट करेल त्याला। ओके, कुछ डाउट्स है तो आप बोलो, अगर डाउट्स नहीं तो आप बस अपना रोल नंबर पुट करो एंड देन यू कैन लीव दिस मीटिंग। There is one question, sir. Does Gauss elimination with partial pivoting change determinant of matrix? Uh, see, only this operation, which
on R2 that R2 minus R1, on R3 that R3 minus 2 times R1. Okay, this will not change the value of determinant. Otherwise जो भी जितने भी ऑपरेशन आ रहे हैं डिटरमिनेंट आपका चेंज होगा. ओके, इंटरचेंज करते भी हो तो भी डिटरमिनेंट चेंज होता है. सो ओनली द ऑपरेशन ऑन RI that RI plus K times RJ, only this operation will not change the value of determinant. Otherwise all the elementary transformation actually change the value of determinant. तो चेंज होगा, आंसर वही कि चेंज होगा. डिटरमिनेंट चेंज करता है वो. आपका जो स्टार्टिंग का मैट्रिक्स था, जो एंड का मैट्रिक्स है, दोनों में डिटरमिनेंट में कोई रिलेशन नहीं है. हाँ, बट रिलेशन एक होगा कि अगर वो नॉन जीरो है तो एंड तक वो नॉन जीरो होगा. यही बस रिलेशन है. अगर वो नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो ही रहेगा, अगर वो जीरो है तो वो जीरो ही रहेगा. ठीक है. नॉन जीरो मतलब क्या है? नॉन जीरो मतलब इनिशियल आपका डिटरमिनेंट 4 आ रहा है, बाद में आपका डिटरमिनेंट -7 आ रहा है, बट स्टिल इट इज नॉन जीरो. तो वही एक रिलेशन है. इफ इट इज नॉन जीरो इनिशियली, एट द एंड ऑल्सो इट रिमेन नॉन जीरो. इफ इट इज जीरो इनिशियली, जीरो आता तो आपको पहले भी मतलब वो क्लियरली पता कि आफ्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो इट रिमेन जीरो. तो अगर डिटरमिनेंट आपका इनिशियली जीरो आता तो लास्ट में भी जीरो आएगा. बट आई डोंट थिंक सो कि आपको जीरो डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि वो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, एंड वैसे क्वेश्चन आपको सिलेबस में भी नहीं है. इन एवरी क्वेश्चन you will have only unique solution. Just focus on that. You will not have any question where your determinant is zero in case of Gauss elimination. Okay. और कुछ डाउट्स है? हो मी करतो आता है, एक थोड्या वेळात करून देईल किंवा संध्याकाळी करून देईल. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. ओके, सो I will consider this attendance. Okay, now you can leave this session. After taking attendance, I will end this session.